टू माय यूट्यूब चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट 5 पढ़ेंगे। तो हमारा सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड डिस्क शेड्यूलिंग, एंड सेकंड पार्ट है फाइल सिस्टम। तो पहले हम इन IO मैनेजमेंट एंड डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपना फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, IO डिवाइसेस। IO डिवाइसेस क्या होती हैं? IO devices are hardware components that allow interaction between the computer and the external environment। IO devices वो हार्डवेयर components होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। क्या होते हैं? हमारे हार्डवेयर components होते हैं जो अलाउ करते हैं कि जो यूज़र है वो इंटरेक्ट कर सके कंप्यूटर से और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। These devices can either input data into the सिस्टम, आउटपुट डेटा फ्रॉम द सिस्टम, और टू बोथ। ये डिवाइसेस क्या करते हैं? या तो इनपुट डेटा लेंगे सिस्टम से या सिस्टम को आउटपुट डेटा देंगे, या फिर वो दोनों टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है। इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड माइक्रोफोन सेंड डेटा टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं हमारे? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड माइक्रोफोन। तो ये डिवाइसेस क्या करते हैं? ये डेटा सेंड करते हैं कंप्यूटर को। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, स्पीकर, ये क्या होते हैं? ये इस डेटा को डिस्प्ले करते हैं या हमें आउटपुट प्रोवाइड कराते हैं। और जो कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो दोनों होती हैं, इनपुट भी और आउटपुट भी। सम डिवाइसेस लाइक टच स्क्रीन, USB ड्राइवर्स फंक्शंस एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कुछ डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों फंक्शंस को प्रोवाइड कराती हैं। कौन कौन सी हो गई हमारी? वो हो गई टच स्क्रीन, USB ड्राइवर्स। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस IO डिवाइसेस यूजिंग डिवाइस ड्राइवर्स। हमारे 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर्स वो होते हैं जो IO डिवाइसेस को मैनेज करते हैं। क्या होते हैं? जो हमारी IO डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है IO डिवाइसेस। सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं IO सबसिस्टम्स कि IO सबसिस्टम क्या होता है। IO subsystem is a part of the operating system that manages all input and output operation। हमारे इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन हो रहे थे, तो IO सबसिस्टम क्या था? अब उनको मैनेज करेगा। ये पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो क्या करता है? जो जितने भी हमारे इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं उनको मैनेज करता है। कौन मैनेज करता है? IO सबसिस्टम मैनेज करता है। इट अलाउज OS टू कम्युनिकेट विद IO डिवाइसेस इनटू कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा। ये अलाउ करता है OS को, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि वो कम्युनिकेट करे IO डिवाइसेस से, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनसे। जो हमारा सब सिस्टम होता है वो अलाउ करता है कि जो हमारा OS है वो कम्युनिकेट करे IO डिवाइसेस से। ठीक है। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर डिवाइसेस एंड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर डिवाइसेस और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है सब सिस्टम। ठीक है। किसके? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। इट हाइड्स द हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द यूज़र एंड प्रोवाइड्स ए सिंपल यूनिफॉर्म इंटरफेस। जितना भी हमारा कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर होगा, यानी कि जो हमारा हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसको तो ये हाइड कर देगा, और यूज़र को क्या प्रोवाइड कराएगा? एक सिंपल और यूनिफॉर्म इंटरफेस प्रोवाइड कराएगा, यानी कि बैकएंड का कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराएगा। ये जितना भी हमारा सिंपल डेटा होगा, जो हमारा सिंपल और यूनिफॉर्म इंटरफेस होगा, उसको प्रोवाइड कराएगा। जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसको ये हाइड कर देगा। कॉम्प्लेक्सिटी किसकी होगी? हार्डवेयर की या सॉफ्टवेयर की? कॉम्प्लेक्सिटी होगी हार्डवेयर की, यानी कि सिर्फ हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को ही हाइड करेगा। ठीक है। और प्रोवाइड कराएगा सिंपल इंटरफेस। ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, IO बफरिंग कि IO बफरिंग क्या होता है। IO बफरिंग इज़ ए टेक्निक यूज टू टेम्परेली स्टोर डेटा इन ए मेमोरी। बफरिंग से ही समझ में आ रहा है। बफरिंग मतलब कोई एक हमारे पास स्टोरेज है। ठीक है। तो हम इसकी कैसे लिख सकते हैं IO बफरिंग की डेफिनेशन? IO बफरिंग एक टेक्निक है जो टेम्परेली डेटा को क्या करती है? स्टोर करती है। ए बफर इज़ ए मेमोरी यूज टू होल्ड डेटा ड्यूरिंग इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस। अगर हम इनपुट या आउटपुट कोई भी ऑपरेशंस कर रहे हैं तो बफर क्या करेगा? एक मेमोरी प्रोवाइड करेगा ताकि उन ऑपरेशंस के दौरान हम अपने डेटा को कहीं पे होल्ड कर सकें। सपोज़ हम कोई इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें उन ऑपरेशंस को कहीं पे स्टोर करना है टेम्परेली। ठीक है। तो हम कहाँ पे स्टोर करेंगे? बफर में स्टोर करेंगे। बफरिंग इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस एंड प्रिवेंट्स द CPU फ्रॉम वेटिंग टू लॉन्ग।
बफरिंग जो है वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को क्या करती है, इम्प्रूव करती है और प्रिवेंट करता है जो CPU है वो उसे वेट ना करना पड़े, मतलब उसके पास उसे लंबे समय तक वेट ना करना पड़े। दे आर 3 मेन टाइप्स ऑफ बफरिंग। बफरिंग 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? सिंगल बफरिंग, डबल बफरिंग और सर्कुलर बफरिंग। तो सिंगल बफरिंग में क्या होता है, इसमें सिर्फ एक बफर यूज़ होगा, ठीक है। एक बफर यूज़ हो रहा है तो CPU को वेट करना पड़ेगा। CPU वेट्स इफ़ द बफर इज़ फुल और एम्प्टी। CPU को इसमें, क्योंकि हमारे पास एक ही बफर है तो CPU को वेट करना पड़ेगा। डबल बफरिंग, डबल बफरिंग में हम क्या करते हैं, 2 बफर का यूज़ करते हैं। 2 buffers are used, one can be filled while the other is being empty। एक फुल होता रहेगा, मतलब एक को फिल करते रहेंगे और दूसरे को खाली करते रहेंगे। थर्ड होता है सर्कुलर बफरिंग। सर्कुलर बफरिंग क्या होती है, इसमें मल्टीपल बफर्स यूज़ होते हैं, यानी कि सिंगल में एक बफर यूज़ हो गया, डबल में 2, तो सर्कुलर में कितने होंगे, मल्टीपल बफर्स यूज़ होंगे। मल्टीपल बफर्स अरेंज्ड इन ए सर्कुलर क्यू, और ये सर्कुलर क्यू है तो इसमें क्या होगा, सर्कुलर क्यू की फॉर्म में वो अरेंज होंगे। ये किस लिए यूज़फुल होता है, हम सर्कुलर बफरिंग का क्यों यूज़ करते हैं, अगर हमें कॉन्टीन्यूअस डेटा स्ट्रीम करनी है तो हम किसका यूज़ करते हैं, सर्कुलर बफरिंग का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा IO बफरिंग है जिसके 3 टाइप्स हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिस्क स्टोरेज, कि डिस्क स्टोरेज क्या होता है। डिस्क स्टोरेज इज़ ए नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली इन ए कंप्यूटर सिस्टम। डिस्क स्टोरेज क्या है, एक नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है। डिस्क स्टोरेज, स्टोरेज मतलब स्टोर करना, तो ये भी क्या होगा, इसमें भी हम डेटा को स्टोर करेंगे, लेकिन ये कैसा स्टोरेज है, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है, ठीक है, जिसमें हम डेटा को, IO बफरिंग में हम डेटा को कैसे स्टोर कर रहे थे, टेम्परेली, लेकिन इसमें कैसे स्टोर करेंगे, परमानेंटली, ठीक है, किसमें, कंप्यूटर सिस्टम में। इसमें हम मेमोरी में सेव कर रहे थे, इसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करेंगे कंप्यूटर सिस्टम में। डेटा इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन ब्लॉक्स और सेक्टर्स। डेटा जो है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, इसमें वो स्टोर होगा मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। डिस्क स्टोरेज में जो हमारा डेटा है वो मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। अब ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स है डिस्क शेड्यूलिंग के ही, इसी के ही हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। FCFS, SSTF, SCN, C-SCAN, C-LOOK, तो ये हमें पढ़ने हैं। एक और है लुक, ठीक है, तो ये 6 हैं, ये हमें पढ़ने हैं 6 के 6। अभी हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, FCF से। FCFS स्टैंड्स फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। FCFS की फुल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इट इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। जितने भी ये 5th हमारी क्या है, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, सबसे ईजीएस्ट होता है, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट होता है, कौन सा, FCFS। तो अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं न्यूमेरिकल कि कैसे वर्क करता है। सपोज़ हमें ये दे रखा है, क्यों दे रखी है हमें, 98, 183, 37, 14, 124, 65, 67, और जो हमारा हेड है, हेड की पोजीशन क्या है, 53, यानी कि हमें जो ट्रेस करना है वो 53 से करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें उस पर कहाँ तक नंबर है हमारे, 122, यानी कि हम कहाँ तक, 183, यानी कि हम कहाँ तक लिख सकते हैं, 200 तक लेके चलेंगे। हम ऐसे लेके चलते हैं, या तो 100, 200, 300, 400, इस फॉर्म में। तो हम कहाँ तक लेके चल रहे हैं, 200 तक लेके चल रहे हैं, और कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से। तो अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो कहाँ तक होगा, 200 नंबर 199 तक, ठीक है, क्योंकि हम कहाँ से लेके चल रहे हैं, 0 से। अगर हम कहाँ से लेके चलते हैं, 1 से, तो यहाँ कितना होता है, 200, लेकिन अभी हम 0 से लेके चल रहे हैं तो 199 तक नंबर लिखेंगे। अब हम ये नंबरिंग कर देते हैं कि कहाँ कहाँ आएगा। जो हमारा मिडल वाला होगा वो 100 होगा, इन दोनों के बीच में सबसे पहले क्या आएगा, 100, ठीक है। हम इसको देखते हैं एक बार सॉल्व करके कि कैसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करिए। अब हमें वो लाइन कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 से, और कहाँ तक, 199 तक, क्योंकि हमारी लास्ट वैल्यू 183 है, तो हम कहाँ तक लेके जाएंगे, 199 तक। अब इसकी मिडल वाली वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के बीच में 200 तक डिजिट, तो 100 वाली मिडल होगी, और 0 से 100 की मिडल की वैल्यू क्या होगी, 50 होगी। 100 से 199 के मिडल की वैल्यू कितनी होगी, 150। तो हम ऐसे नंबरिंग कर देंगे, जैसे हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं ना मैथ्स में, वैसे ही। अब हमें 98 प्लॉट करना है, तो 98 कहाँ आएगा, जस्ट 100 से पहले, तो यहाँ 98 लिख देंगे, सेम जैसे यहाँ लिखा है 198। अब 183 कहाँ आएगा, 150 के बाद, 199 से पहले, तो जस्ट इधर
183 जैसे हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब 37 कहाँ आएगा, 50 से पहले और 0 के बाद, तो 37 हम लिख दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या आएगा 122, तो वो किसके बाद आएगा, 100 के बाद आएगा 122। फिर आएगा 14 किसके बाद किससे पहले आएगा, 37 से पहले आएगा 14, तो 14 यहाँ लिख दिया। अब 124 122 के बाद आएगा 124। 65 तो यहाँ कहीं आएगा 65, उसके बाद 65 के बाद आएगा 67। तो ये हमारी हो गई नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। अब हम करते हैं कि हमारी कौन सी अलग है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो पहले आएगा उसको पहले ट्रेस करना है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, हेड पोजीशन 53, तो 53 यहाँ कहीं होगा 53, तो हमें 53 से स्टार्ट करना है, ठीक है। और सबसे पहले कौन सा आया है 98, तो 98 पे जाना है। 98 कहाँ पे है, यहाँ है 98, तो हमें 98 पे जाना है। हम आ गए यहाँ, ये हमारा हो गया 98। अब उसके बाद 98 के बाद क्या है 183, तो 183 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये ट्रेस कर दिया। फिर सेकंड पे कहाँ गए हम, 183 पे। देन हमारा 37 जो आ रहा होगा उसी को ट्रेस करते चलना है, किस में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, 37। तो 37 कहाँ पे है हमारा, यहाँ है, तो 37 आ गया हमारा ऐसे यहाँ 37, ठीक है। उसके बाद क्या आया 122, तो 122 ऐसे आएगा, यहाँ कहीं 122 आ रहा होगा इसी के लाइन के। फिर आया हमारा क्या 14, तो 122 के बाद कहाँ जाएंगे, फिर वापस से 14 पे जाएंगे 14। फिर 14 के बाद कहाँ पे जाएंगे 124 पे, तो 124 पे यहाँ आ गए 124। देन क्या जा रहा होगा 65 और 67, तो 65 हमारा इधर है, 65 पे आ गए एंड देन 67 पे। ये किसका है, FCFS का, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। जो पहले आ रहा होगा उसी को ट्रेस करते हुए चलना है, ठीक है। अब इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं कि आंसर कैसे आएगा। तो हमें क्या देखना है, हम गए सबसे पहले कहाँ से प्लॉट करा, 53 से कहाँ तक प्लॉट करा, 98 तक। तो 53 और 98 में कौन सी वैल्यू बढ़ी है, 98, तो 98 से 53 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 98 से 53 सब्ट्रैक्ट प्लस, ये दो हमारे सॉल्व हो गए, 53 और 98। फिर सेकंड कहाँ पे आया, 183 आया। 183 और 98 में क्या वैल्यू बढ़ी है, 183, तो 183 से 98 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमने 98 इतना डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब 183 और 37 पॉइंट तक कौन सी वैल्यू बढ़ी है, 183, तो 183 से 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर 37 और 122 से कौन सी वैल्यू बढ़ी है, 122 से 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर 122 और 14 में से 122 से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 124 से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन 124 से 65 एंड देन 67 से 65। तो सबको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी हमारे आंसर्स आएंगे उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 80, यानी कि 80 की फुल फॉर्म होती है एक्सिस टाइम, ठीक है। ये हमें डिस्टेंसेस सब्ट्रैक्ट करनी है। सपोज हमें इतनी डिस्टेंस निकालनी है, तो 183 से 37 वैल्यू माइनस कर देंगे और ऐसे ही सभी डिस्टेंसेस को ऐड करते चलेंगे। ये हमारा होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। अब हमें पढ़ना है SSTF की फुल फॉर्म क्या होती है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है किसका शॉर्टेस्ट है। इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, बेटर होती है FCF से, और ये प्रायोरिटाइज़ करता है उस रिक्वेस्ट को जिसका डिस्टेंस क्या होती है, जो शॉर्टेस्ट होती है, ठीक है। अब हम इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। क्यू 98 सेम वही क्यू है, हेड पोजीशन 53 है। तो हम फर्स्ट उसमें FCFS में क्या कर रहे थे, सपोज़ 98 आया तो 53 से डायरेक्ट 98 पे जा रहे थे जो हमें फर्स्ट मिल रहा था। लेकिन अभी हमें देखना है हेड पोजीशन हमारी 53 है, तो 53 के पास वैल्यू कौन सी है इसमें, 53 के पास वैल्यू, तो 53 के पास वाली वैल्यू देखनी है। 53 के पास वाली वैल्यू कौन सी है, 65, ठीक है। तो पहले हम 53 के जो शॉर्टेस्ट होगी उस पर जाएंगे, कौन सी है, 65। फिर हम 65 के शॉर्टेस्ट वाली वैल्यू देखेंगे, फिर 65 के पास कौन सी वैल्यू है, मतलब उसी के अप्रोक्स 67, तो 67 पे जाएंगे। अब 67 के आसपास कौन सी वैल्यू है, 67 से 98 तो ज़्यादा हो गया, 67 के आसपास कौन सी वैल्यू है, 67 के आसपास वैल्यू है 37 जो सबसे शॉर्टेस्ट है। तो 67 के बाद जाएंगे 37 पे। फिर अब इसी में देखेंगे 37 के बाद शॉर्टेस्ट कौन सी है, उसके पास वाली वैल्यू 14 है, तो 14 पे जाएंगे। देन देखेंगे 14 के पास वाली वैल्यू कौन सी है। हमने 37 भी ट्रेस कर दी, 14 भी ट्रेस कर दिया,
65 भी, 67 भी, हमने ये ट्रेस कर दिया। अब हमारा क्या बचा 98, 183। तो 14 के पास कौन सी वैल्यू है 98, 98 पे जाएंगे। उसके बाद 98 के पास कौन सी वैल्यू है 122, 122 पे जाएंगे। 122 के पास वाली वैल्यू कौन सी है 124, 124 पे जाएंगे एंड देन 183। तो ये हमारा हो गया SSTF। अब इसका AT कैसे निकालते हैं, इसमें भी सेम वही, यहाँ से शुरू हुआ तो उससे नेक्स्ट वाले पॉइंट का 65 में से 53 सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 67 से 65 प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे सॉरी, फिर 67 से 37 माइनस करेंगे, देन 37 से 14 माइनस करेंगे, फिर 98 से 14 माइनस करेंगे, फिर 124 से 122 माइनस करेंगे, देन 183 से 124 माइनस करेंगे। यानी कि दो डिस्टेंस निकालने हैं, दोनों डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करना है और उनकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये हमारा होता है SSTF। अगर हमें शॉर्ट में निकालना है, इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, हम पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ना लेके हम वो लेंगे जो वैल्यू स्ट्रेट लाइन तक चल रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में चली तो फर्स्ट पोजीशन क्या है 53, लास्ट पोजीशन क्या है 67, तो 67 से 53 माइनस कर दिया। फिर अगली नेक्स्ट लाइन देखेंगे जो स्ट्रेट चल रही है, स्ट्रेट लाइन यहाँ से लेके डायरेक्ट 14 तक चल रही है, तो 67 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये शॉर्टकट है इसका। तो 67 में से 14 प्लस, अब ये स्ट्रेट लाइन यहाँ तक चली है लॉन्ग बिल्कुल 14 से लेके 183 तक, तो 183 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 183 में से 14। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका भी 236 आएगा, इसका भी 236। तो ये शॉर्टकट मेथड है। स्ट्रेट लाइन देखो कहाँ तक है, स्ट्रेट लाइन यहाँ तक है, ये 2 पॉइंट्स लेने हैं, फिर ये 2 पॉइंट्स लेने हैं एंड देन ये 2 पॉइंट्स लेने हैं और सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं SCN स्कैन, ये कैसे वर्क करता है। स्कैन स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ़्ट एंड गो टू ज़ीरो, लेफ़्ट से स्टार्ट होगा यानी कि इधर से स्टार्ट होगा, लेफ़्ट से 0 तक जाएगा और फिर उसके बाद सबको 1 बाय 1 ट्रेस करते हुए जाएगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह भी नहीं है, शॉर्टेस्ट की तरफ भी नहीं है। इसमें पर्टिकुलर रूल है कि पहले सारे जितने भी लेफ़्ट हैं उनको ट्रेस करते हुए चलो लेफ़्ट को, और 0 तक जाना है। उसमें हम 0 तक नहीं जा रहे थे, लास्ट में 14 आ रहा था तो 14 तक जा रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें पर्टिकुलर रूल फिक्स कर दिया कि पहले लेफ़्ट से चलना है, लेफ़्ट में सबको ट्रेस करते हुए और फिर 0 को भी ट्रेस करना है, 0 को भी पॉइंट करना और फिर देन राइट वालों को सबको ट्रेस करते हुए चलना है। ये किसका रूल है, स्कैन का। ठीक है, मैंने शॉर्ट में इसीलिए लिख भी दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ़्ट एंड गोइंग टू 0। ठीक है, दिस एल्गोरिथम इज़ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी भी है अंडरस्टैंड। ठीक है, ईजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते। तो हमने सिंपली पहले क्या करे, पॉइंट को प्लॉट करा, मैंने भी बताया था कि कैसे प्लॉट करना है ये। ठीक है, ये लाइन प्लॉट करी जैसे सिंपली हम मैथ्स में करते थे नंबर लाइन, वैसे ही ये प्लॉट करना है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमारा ये हमने देखा तो सबसे पहले हमें जितने भी लेफ़्ट में आ रहे हैं पहले उनको ट्रेस करना है। तो देखो सबसे 53 इसका हेड पोजीशन है यानी कि 53 से स्टार्ट करेंगे, 53 से फिर क्या आ रहा है हमारा 37 आ रहा है तो 37 तक गए। उसके बाद हमारा लेफ़्ट में क्या आ रहा है 14 तक गए। उसके बाद हमें इसमें किस में भी जाना है 0 तक जाना है, तो हम 0 पे गए, लास्ट 0 हमने ट्रेस कर दिया। अब उसके बाद जितने भी ये हमारे लेफ़्ट के जितने भी थे सारे ट्रेस हो गए। अब हमें राइट के करने हैं, तो जो भी फर्स्ट पे आएगा, फर्स्ट पे क्या है 65 को ट्रेस करा, 67 फिर 98 फिर 122 देन 124 एंड देन 183। तो ये हमारे रूल सिंपली समझ में आ गया स्कैन का। स्कैन ये है, ऐसे याद रखना है, स्टार्ट करना है लेफ़्ट से और जाना है 0 तक और फिर राइट में, लेफ़्ट 0 राइट, इसको याद रखना, लेफ़्ट 0 तक और राइट तक LOR। ठीक है, यानी कि पहले सारे लेफ़्ट में ट्रेस करते हुए चलने जितने भी आ रहे हैं, फिर 0 एंड देन जितने भी राइट में आ रहे हैं वो सारे ट्रेस करने हैं। तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना आ गया 2 पॉइंट के बीच का। 53 में से 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 37 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 14 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी कि 65 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इन दोनों के बीच में 67 से 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये लिखा हुआ है। फिर इन दोनों के बीच यानी कि 98 से 67 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 122 से 98 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 124 से 122 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 183 से 124 सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा स्कैन। अब इसी का ये C स्कैन, ठीक है, इसी की फॉर्म में है लेकिन इसका रूल अलग है। इसमें क्या है, इसमें हम
स्कैन में क्या कर रहे थे, लेफ़्ट से ट्रेस कर रहे थे, ठीक है, लेफ़्ट 0 एंड देन राइट। इसमें क्या है, पहले राइट से जाएंगे, उसमें 0 तक जा रहे थे तो इसमें एंड पोजीशन तक जाएंगे। इसका उल्टा हो गया ना सी स्कैन। इसमें क्या था, पहले लेफ़्ट में जाओ, लेफ़्ट में जाके 0 तक जाओ स्कैन में और फिर राइट पे जाओ। इसमें उल्टा हो गया, इसमें क्या हो गया, रिवर्स हो गया उसका, कि पहले राइट तक जाओ और राइट में लास्ट पोजीशन तक जाना है, ठीक है, लास्ट तक। और उसके बाद बिना ट्रेस करे किस में आना है, जैसे हम 199 से आते तो हम लोग क्या मिस्टेक कर देते हैं, 199 से आते हुए हम यहाँ पे 124 को प्लॉट कर देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है सी स्कैन में। इसमें क्या करना है, जब आप रिवर्स आओगे 199 से तो आपको एक भी प्लॉट नहीं करना है, आपको वापस 0 तक जाना है और 0 के बाद से स्टार्ट करना है ट्रेस करना 14 और 37, ठीक है। इसमें क्या है, 53 से चले, 53 से इसमें रूल हो गया राइट तक चलो, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट गो टू एंड तक गए, फिर गो टू बिगनिंग तक जाना है बिना ट्रेस करे, एंड देन सी रिक्वेस्ट, और उसके बाद ट्रेस करना है। देखो 53 हमारी हेड पोजीशन थी, 53 से राइट में जितने भी आते चले जाए उनको ट्रेस करते चले जाओ। 65 आ गया, 67 आ गया, उसको ट्रेस करो, 98, 122, 124 इनको ट्रेस करा, एंड देन 183। यहाँ तक हमने सिंपली ट्रेस करे और फिर लास्ट में 199 भी करा। अब हमें क्या करना है, 199 के बाद जैसे ही हम वापस आएंगे तो हमें वापस 0 तक जाना है, ठीक है। सी स्कैन में 0 जाने के बाद जितने भी फिर राइट में आएंगे, यानी कि इसमें क्या हो गया, सी स्कैन में हमें लेफ़्ट में एक भी पोजीशन को ट्रेस नहीं करना है, लेफ़्ट वाली पोजीशन को ट्रेस नहीं करना है, हमेशा राइट में करते हुए चलना है। पहले राइट में करा यहाँ तक, उसके बाद वापस 0 पाएंगे, फिर राइट में करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये किसके अंदर होता है, सी स्कैन के अंदर। हम क्या इसमें भी ऐसे ही निकाल देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। 65 से 53 सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 67 से 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 98 से 67, 122 से 98 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 124 से 122 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 183 से 124 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 199 से 183 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड देन 199 से 0 सब्ट्रैक्ट, ऐसे ही करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं, हमारा स्कैन हो गया, सी स्कैन हो गया। अब हम पढ़ते हैं लुक और सी लुक, ठीक है। तो लुक क्या है, लुक में क्या होगा, हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा। हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें सिंपली क्या करना है, पहले राइट में चलो फिर लेफ़्ट में चलो, बस राइट में ट्रेस करते हुए चलो, 183 तक आ गए, उसके बाद लेफ़्ट में ट्रेस करते हुए चलो। जबकि सी स्कैन में क्या था, राइट में तो ट्रेस करते हुए चलना है, लेकिन एक डिफरेंस ये था कि इसमें लास्ट पोजीशन को भी ट्रेस करना है और फिर वापस 0 पे जाना है। इसमें लास्ट का भी यूज़ कर रहे थे और स्टार्टिंग का भी, लेकिन लुक में ना लास्ट का यूज़ करना है ना स्टार्टिंग का। क्या करना है, सीधे सिंपल है, किस तक जाना है, राइट में जितने भी हैं सारे ट्रेस करते हुए चलना है, फिर वापस आते हुए सारे ये भी ट्रेस करते हुए चलने हैं, लेफ़्ट वाले, ठीक है। अब हमारा आता है लुक, सी लुक। सी लुक क्या लिखा हुआ है, गोइंग टू द राइट एंड देन गोइंग टू द लेफ़्ट। पहले राइट में जाना है फिर लेफ़्ट में जाना है, ठीक है, विदाउट टचिंग एंड देन फ्रंट, ठीक है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम किस में जाएंगे, राइट में जाएंगे, लेकिन लास्ट पोजीशन पे अभी भी नहीं जाएंगे। सी लुक में लास्ट पोजीशन में अभी भी नहीं जाना, सिर्फ किस तक जाना है, राइट में जितने भी हैं वहाँ तक। उसके बाद लेफ़्ट में चलते हुए जो भी लास्ट में होगी वैल्यू उस पे जाना है, लेफ़्ट में, यानी कि पहले हम 37 को ट्रेस नहीं करेंगे, पहले किसको करेंगे, लेफ़्ट में जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी उसको ट्रेस करेंगे और फिर दोबारा राइट में जाएंगे। यानी कि इसमें उल्टा हो गया, इसमें हम 0 तक नहीं जाएंगे, 0 तक ना जाके हम किस में जाएंगे, जो हमारी स्टार्टिंग वाली वैल्यू होगी उस तक जाने के बाद फिर जाएंगे नेक्स्ट वैल्यू पर, ठीक है। और हमने इसका भी ये निकालना, डिस्टेंस निकालना कैलकुलेट कर लिया था कि कैसे करते हैं। सिंपली डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करना है, 65 से 53 सब्ट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सी लुक। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रेड, RAID। रेड की फुल फॉर्म क्या होती है, रिडंडेंट एरेज ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। क्या होती है, आर मतलब रिडंडेंट एरेज ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ठीक है। इट इज़ यूज टू कंबाइन मल्टीपल फिजिकल हार्ड ड्राइव्स इनटू ए सिंगल लॉजिकल यूनिट। इसका हम किस लिए यूज़ करते हैं, अपनी जितने भी मल्टीपल फिजिकल हार्ड ड्राइव्स होते हैं उनको एक सिंगल लॉजिकल यूनिट में क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। हमारे पास मल्टीपल फिजिकल ड्राइव्स हैं, ठीक है, हमारे पास कितनी है,
हमारे पास ड्राइव्स हैं, हार्ड ड्राइव्स, उनको हम एक सिंगल लॉजिकल यूनिट में क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। उसे क्या बोलते हैं, रिडंडेंट एरेज ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। RAID इज़ लाइक हैविंग बैकअप कॉपीज़ ऑफ योर इंपॉर्टेंट फाइल्स स्टोर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। RAID क्या है, हमारे पास बैकअप कॉपीज़ है। अगर हमारी एक कॉपी डिलीट हो जाती है तो हम दूसरी को क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। और ये जो हमारी बैकअप कॉपीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं जो कि हम डिफरेंट प्लेसेस पे स्टोर करते हैं। If one drive stops working, your data is still safe because you have other copies stored on the other drives. इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारी एक ड्राइव अपना वर्किंग स्टॉप कर देती है तो हमारा जो डेटा है अभी भी सेफ़ है। क्यों, क्योंकि वो उसकी जो कॉपीज़ है वो हमारी जो हमारी अदर ड्राइव्स हैं उसके अंदर स्टोर हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से बैकअप हो गया। अब हमारे RAID कंट्रोलर के कितने टाइप्स होते हैं, मेनली 3 टाइप्स होते हैं, हार्डवेयर बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड एंड फर्मवेयर बेस्ड। जो हमारे RAID कंट्रोलर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, हार्डवेयर बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड एंड फर्मवेयर बेस्ड। तो जो हमारा हार्डवेयर बेस्ड होता है, इन हार्डवेयर बेस्ड RAID देयर इज़ ए फिजिकल, हार्डवेयर से ही समझ में आ रहा है, इसके अंदर क्या होगा, एक फिजिकल कंट्रोलर होगा। हार्डवेयर मतलब फिजिकल कंट्रोलर होगा जो कि मैनेज कर रहा होगा जितनी भी हमारी एरे है उसको। इन हार्डवेयर बेस्ड RAID देयर इज़ ए फिजिकल कंट्रोलर दैट मैनेजेस द होल एरे, क्या कर रहा होगा, जितने भी एरे है उसको मैनेज कर रहा होगा। दिस कंट्रोलर कैन हैंडल द होल ग्रुप ऑफ हार्ड ड्राइव्स टुगेदर। ये जो हमारा कंट्रोलर है ये पूरे ग्रुप, जितने भी ग्रुप होते हैं हार्ड ड्राइव्स के, उनको हैंडल कर सकता है एक साथ। ठीक है, कौन सा, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड RAID में द कंट्रोलर डजंट हैव इट्स ओन फिजिकल हार्डवेयर। इसके पास सॉफ्टवेयर है ना, तो उसके पास क्या नहीं होगा, उसका अपना हार्डवेयर नहीं होगा, यानी कि अपना स्पेशल हार्डवेयर नहीं होगा। सो इट यूजेस कंप्यूटर्स मेन प्रोसेसर एंड मेमोरी टू डू इट्स जॉब। तो क्या करेगा, तो ये कंप्यूटर का मेन क्योंकि सॉफ्टवेयर है वो, तो उसका अपने पास उसका हार्डवेयर नहीं है, तो वो क्या यूज़ करेगा, वो कंप्यूटर का मेन प्रोसेसर यूज़ करेगा और मेमोरी यूज़ करेगा ताकि वो अपनी जो जॉब है उसको परफॉर्म कर सके। हार्डवेयर के पास अपना था, जो अपना फिजिकल कंट्रोलर था, ड्राइव थी, लेकिन सॉफ्टवेयर के पास नहीं है, इसीलिए वो किसका यूज़ कर रहा है, कंप्यूटर का मेन प्रोसेसर यूज़ कर रहा है या उसकी मेमोरी यूज़ कर रहा है। थर्ड पॉइंट आता है फर्मवेयर बेस्ड। थर्ड पढ़ाना अभी हमने, फर्मवेयर भी होता है RAID कंट्रोलर। तो फर्मवेयर बेस्ड RAID कंट्रोलर आर लाइक हेल्पर्स बिल्ट इनटू द कंप्यूटर्स मेन बोर्ड। ये हेल्पर्स की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, हेल्पर्स किस में बिल्ट होते हैं, वो मेन बोर्ड में होते हैं, कंप्यूटर के मेन बोर्ड में होते हैं। दे वर्क विद द मेन कंप्यूटर प्रोसेसर जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर बेस्ड RAID। ये भी सॉफ्टवेयर बेस्ड की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, कंप्यूटर का प्रोसेसर यूज़ करते हैं। इनका भी अपने पास कोई क्या नहीं होता, अपना प्रोसेसर नहीं होता, ये भी कंप्यूटर का प्रोसेसर यूज़ करते हैं, तो हम इनको बोल सकते हैं ये भी सॉफ्टवेयर बेस्ड की तरह ही होते हैं। ठीक है, लेकिन इनको हम क्या बोलते हैं, हेल्पर्स बोलते हैं। अब इनके कुछ लेवल्स होते हैं RAID के, तो वो लेवल्स पढ़ते हैं, कौन सा लेवल होते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो बेसिकली ये 5 हैं, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 एंड RAID 10। तो मैंने इनको शॉर्ट में लिखा है कि RAID 0 को क्या बोलते हैं, स्ट्रिपिंग बोलते हैं। स्ट्रिपिंग मतलब जो हमारा डेटा है वो मल्टीपल डिस्क में स्ट्रिप कर दिया, यानी कि स्प्लिट कर दिया, डेटा को हमने स्प्लिट कर दिया मल्टीपल डिस्क्स में। अगर हमारी स्प्लिट करने के बाद अगर हमारा एक डिस्क फेल हो जाती है तो हमारा जितना भी, क्योंकि जैसे ये डेटा है हमने इसको मल्टीपल डिस्क में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, अगर हमारी एक डिस्क फेल हो गई तो हमारा जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा ही लॉस हो जाएगा। ये इसकी डिसएडवांटेज है RAID 0 की। ठीक है, लेकिन RAID 1 में इसका एडवांटेज ये है कि अगर हमारी एक डिस्क फेल हो गई तो डेटा जो है वो हमारा क्या नहीं होगा, लॉस्ट नहीं होगा, अभी भी वो रहेगा। डेटा इज़ डुप्लीकेटेड ऑन 2 और मोर डिस्क। डेटा जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा डिस्क में क्या होता है, डुप्लीकेटेड होता है। इसको क्या बोलते हैं, मिररिंग, यानी कि डेटा को डुप्लीकेट करना। ठीक है, अब आता है RAID 5। RAID 5 में स्ट्रिपिंग होगा, यानी कि डेटा को स्प्लिट तो करेंगे लेकिन पैरिटी के साथ। ठीक है, डेटा इज स्प्लिटेड विद पैरिटी। डेटा एंड पैरिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिस्क। क्या होगा, डेटा और पैरिटी जो है, डेटा को और पैरिटी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस में, डिस्क्स में। ठीक है, कैन टॉलरेट 1 डिस्क फेलर। अगर इसमें एक डिस्क फेल हो गई तो ये टॉलरेट कर सकता है, लेकिन अगर हमारी 2 डिस्क फेल हो गई तो पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। किसमें, RAID 5 में। RAID 6 कितना टॉलरेट कर सकता है, ये 1 डिस्क फेलियर था, तो ये 2 डिस्क है। अगर इसमें 2 डिस्क फेल हो गई तो बस ये उसको टॉलरेट कर सकता है, अदरवाइज़ अगर 2 से ज़्यादा हो गई तो ये भी फेल कर देगा। लाइक RAID 5, ये RAID 6 जो है RAID 5 की तरह होता है, बट विथ 2 सेट्स ऑफ पैरिटी डेटा। लेकिन इसमें पैरिटी डेटा के 2 सेट्स होते हैं।
फिफ्थ है रेड 10, इसको हम बोलते हैं रेड 10 या फिर 1+0। ये क्या करता है, रेड 1 और रेड 0 को कंबाइन करता है। जो हमने रेड 0 और रेड 1 पढ़ा है उसको क्या करता है, कंबाइन। नीड्स मिनिमम 4 डिस्क एंड हैज़ 50% स्टोरेज इफिशिएंसी। इसको 4 डिस्क की नीड होती है और इसकी जो इफिशिएंसी होती है वो 50% होती है स्टोरेज की, यानी कि इसके अंदर हम 50% स्टोरेज को स्टोर कर सकते हैं अपने डेटा को। अब हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, जो मैंने अभी बताया था कि हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आईओ मैनेजमेंट वाला। अब हमारा फाइल सिस्टम वाला पार्ट बचता है कि फ़ाइल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, फाइल सिस्टम के टॉपिक पढ़ने हैं, तो ये सेकंड पार्ट है फाइल। सबसे पहले फाइल सिस्टम पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि फ़ाइल क्या होता है। ए फाइल इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड ऑन ए स्टोरेज डिवाइस। एक फ़ाइल जो है वो कलेक्शन होता है रिलेटेड डेटा का, जिसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं स्टोरेज डिवाइस में। इससे हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा फाइल होती है वो कलेक्शन होती है रिलेटेड डेटा की, जिसके अंदर हम सेम टाइप का डेटा जो है वो स्टोर करते हैं। फाइल्स कैन स्टोर टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और अदर टाइप्स ऑफ डेटा। फाइल के अंदर हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज़, वीडियोज़ और या फिर किसी भी अदर टाइप्स का डेटा हो, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ईच फाइल हैज़ ए नेम एंड एन एक्सटेंशन। हर फाइल का अपना एक नेम होता है और अपना एक एक्सटेंशन है। The OS uses a file system to manage file storage and access। जो OS है वो यूज़ करता है फाइल सिस्टम का, ताकि जो सिस्टम है वो क्या कर सके, फ़ाइल को मैनेज कर सके, स्टोर कर सके और फाइल्स को एक्सेस कर सके। फाइल सिस्टम, ए फाइल सिस्टम इज़ ए मैथड यूज्ड बाय एन OS टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज फाइल। अभी हमने फाइल पढ़ा कि फ़ाइल क्या होता है। फाइल सिस्टम क्या है, मतलब सिस्टम एक तरह से क्या है, एक मेथड है कि हम अपने फ़ाइल को कैसे स्टोर, सिस्टम का मतलब वही होता है ना कि हमने अपने फ़ाइल को कैसे स्टोर करा, ऑर्गेनाइज करा और मैनेज करा। तो यहाँ पे फ़ाइल को मैनेज करने की, स्टोर करने की और फाइल को अरेंज करने की बात हो रही है कि हम कैसे अरेंज करते हैं। इट डिफाइंस हाउ डेटा इज़ नेम्ड। तो ये बताता है कि हमारा जो डेटा है उस डेटा को कैसे नेमिंग करनी है, स्टोर करना है और डिस्क से रिट्रीव करना है। कौन, फाइल सिस्टम बताता है। ईच फाइल सिस्टम हैज़ रूल्स फॉर हाउ डेटा इज़ अरेंज एंड एक्सेस्ड। हर फाइल सिस्टम का अपना एक रूल होता है कि डेटा को कैसे अरेंज करना और एक्सेस करना है। इट एंश्योर्स डेटा सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। ये डेटा की सिक्योरिटी को मैनेज करता है, इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराता है और एक्सेस करता है कंट्रोल को। ठीक है, तो हमारे कुछ फ़ाइल के ऑपरेशंस होते हैं कि वो पढ़ने हैं कि फ़ाइल के क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। तो 7 ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहले हमें फ़ाइल को क्या करना है, क्रिएट करना है। सबसे पहले हम फाइल को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब उस फाइल को क्या करना है, हमें ओपन कर सकते हैं। हम उस फाइल को क्रिएट तो कर दिया हमने वो फाइल, हम उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, उस फाइल को क्लोज और डिलीट और उसको रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो क्रिएट होगी सबसे पहले, उसके बाद हम उसे ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट, क्लोज, डिलीट और रीनेम कर सकते हैं। तो ये फाइल के ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ने हैं, एक्सेस मेथड पढ़ने हैं, यानी कि एक्सेस मैकेनिज्म, कि हम फाइल को किस किस मेथड से एक्सेस कर सकते हैं वो पढ़ना है। एक्सेस मेथड डिफाइंस हाउ डेटा कैन बी रीड फ्रॉम और रिटर्न टू ए फाइल। कि एक्सेस मेथड बताता है कि हम डेटा को कैसे रीड कर सकते हैं और कैसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड सिक्वेंशियल एक्सेस होता है, डायरेक्ट एक्सेस, इंडेक्स्ड एक्सेस। पहले मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमें सिक्वेंशियल एक्सेस से क्या मतलब है। यानी कि जो डेटा है वो हमें सिक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं, सीरीज़ में दिया हुआ है और उसके थ्रू ही हम एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब है कि इंडेक्स दे रखा है, हम उस इंडेक्स के थ्रू, जैसे सपोज करो 3 इंडेक्स पे हमारा कोई डेटा स्टोर है, तो हमने इंडेक्स प्रोवाइड करा दिया 3, तो वो डायरेक्ट उसी का ही एक्सेस दे देगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं 1 बाय 1। सिक्वेंशियल एक्सेस, डेटा इज एक्सेस्ड इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। डेटा जो है वो फिक्स्ड ऑर्डर में एक्सेस है, 1 रिकॉर्ड आफ्टर अनदर, यानी कि सिक्वेंशियल मतलब सिक्वेंस में है, 1 बाय 1। जैसे रीडिंग ए टेक्स्ट फाइल फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, यानी कि एग्जांपल क्या हो गया कि हमें एक टेक्स्ट फाइल को रीड करना है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। यू मस्ट गो थ्रू डेटा सिक्वेंशियल टू रीच द डिज़ायर्ड पॉइंट। हमें एक डिज़ायर्ड पॉइंट तक पहुंचने के लिए डेटा को सिक्वेंशली एक्सेस करना है, पढ़ना है। जैसे सपोज हमारा अरेंज है 1 2 3 4 5 6, हमें कोई भी एक 6 डेटा की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें 1 बाय 6 डेटा तक पहुंचने के लिए हमें 1 भी पढ़ना पड़ेगा, सेकंड भी रीड करना पड़ेगा, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, एंड देन 6 पे हमें जाके उसका एक्सेस मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस यानी कि रैंडम एक्सेस, अलाउ एक्सेस टू एनी पार्ट ऑफ द फाइल डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू प्रीवियस डेटा।
हमें इसमें क्या है, इसमें हमें डायरेक्ट एक्सेस दे देगा। हमें इसमें क्या नहीं करना पड़ेगा, फाइल में प्रीवियस डेटा को रीड नहीं करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा प्रीवियस डेटा है उसको रीड करने की नीड नहीं है। ईच डेटा ब्लॉक और रिकॉर्ड हैज़ ए यूनिक एड्रेस। तो हम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा डेटा है, डेटा ब्लॉक हैं या रिकॉर्ड हैं, उनके पास एक यूनिक एड्रेस है, क्योंकि एड्रेस के थ्रू ही तो हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हम क्या है, इसमें क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट कि अपने जितने भी डेटा ब्लॉक होते हैं, रिकॉर्ड होता है, उनका एक यूनिक एड्रेस होता है। एग्जाम्पल, जंपिंग डायरेक्टली टू द 10th रिकॉर्ड इन ए फाइल। हमें जैसे भी मैंने एग्जाम्पल पढ़ा, हमें 10th रिकॉर्ड पे जाना है किसी फाइल के, तो हमें सिक्वेंशियल में क्या होता है, हमें 1 2 3 4 5 सब पे 1 by 1 पढ़ के जब हमें 10 पे जाना पड़ता। लेकिन इसमें क्या है, हमें 10th यानी कि एड्रेस दे दिया, तो अब हम डायरेक्ट 10th पे जाएंगे और उसको एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा थर्ड आता है इंडेक्स्ड एक्सेस। इंडेक्स एक्सेस क्या होता है, इसमें ये इंडेक्स का यूज़ करते हैं, यूजेस एन इंडेक्स टू कीप ट्रैक ऑफ वेयर डेटा इज स्टोर्ड। ये इंडेक्स का यूज़ करते हैं ट्रैक को क्या करने के लिए, ट्रैक रखने के लिए किसी भी डेटा को, कि कहाँ पे डेटा स्टोर है। फास्टर सर्चिंग होती है इसमें, और एक्सेस भी कंपेयर टू फास्टर सर्चिंग होती है एंड एक्सेस कंपेयर टू सिक्वेंशियल एक्सेस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम लाइक यूजिंग ए बुक्स इंडेक्स टू डायरेक्ट। जैसे हमें क्या होता है, हम बुक में देखते हैं ना इंडेक्स पे कि चैप्टर 5 जो है इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक है, तो उसमें इंडेक्स दे रखा होता है, तो वो उसका एग्जाम्पल है बुक जो है हमारा। एग्जाम्पल लाइक यूजिंग ए बुक इंडेक्स टू डायरेक्टली गो टू ए टॉपिक। अगर हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जाना है तो हम इंडेक्स देखते हैं किस इंडेक्स पे है ये टॉपिक, और हम डायरेक्टली अदर पेजेस पे ना जाके उसके इंडेक्स के थ्रू उस पेजेस पे जाते हैं और उस टॉपिक को रीड करते हैं। तो ये एग्जाम्पल होता है इंडेक्स एक्सेस का। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइल ऑर्गेनाइजेशन, कि हम फाइल को कैसे किस किस मेथड से ऑर्गेनाइज करते हैं या ठीक है, तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इनसाइड ए फाइल। फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेफर करता है कि उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि एक पर्टिकुलर फाइल है उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वो ऑर्गेनाइज की गई है। इट डिटरमाइंस हाउ डेटा इज स्टोर्ड ऑन डिस्क एंड हाउ इट कैन बी रिट्रीव्ड इफिशिएंटली। ये बताता है कि हमारा जो डेटा है वो कैसे स्टोर्ड किया गया है डिस्क में, और हम उसको वहाँ से इफिशिएंटली कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, यानी कि कैसे एक्सेस ले सकते हैं। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेथड्स हैं 3, इसके भी 3 मेथड्स हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले होता है हीप, फिर सिक्वेंशियल एंड देन हैश्ड। तो हीप में क्या होता है, ये अनऑर्डर्ड मेथड होता है फाइल को ऑर्गेनाइज करने का। हीप मतलब रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन द ऑर्डर दे अराइव। रिकॉर्ड्स को हीप मतलब वही है कि जिस ऑर्डर में वो डेटा आया है, रिकॉर्ड्स आया है, उसी ऑर्डर में हमें वो स्टोर करना है। जैसे पहले हमारे पास 3 आया है, फिर उसके बाद 2 आया है, उसके बाद 1 आया है, तो पहले हम 3 को स्टोर करेंगे, देन 2 को स्टोर करेंगे एंड देन 1 को, यानी कि जिस ऑर्डर में वो आए हैं उसी ऑर्डर में हमें वो स्टोर करने हैं। ठीक है, न्यू रिकॉर्ड्स आर सिंपली एडिड टू द एंड ऑफ द फाइल। तो जितने भी न्यू रिकॉर्ड्स आते रहेंगे वो एंड में स्टोर होते रहेंगे फाइल की। सर्चिंग जो होती है वो स्लो होती है, स्पेशली फॉर लार्ज फाइल्स के लिए ज़्यादा क्या होती है, स्लो होती है। बेस्ट फॉर स्मॉल फाइल्स, अगर हमें स्मॉल फाइल्स के लिए यूज़ करना है तो हम क्या किसका यूज़ कर सकते हैं, इस हीप का। करते हैं सिक्वेंशियल। तो हमारी हीप क्या थी, अनऑर्डर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन सिक्वेंशियल ऑर्डर्ड है। जो हमारा रिकॉर्ड्स है वो स्टोर्ड होगा सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है, जैसे मैंने भी बताया 3 2 1 आया, तो वो हम हीप में क्या कर रहे थे, जिस फॉर्म में आ रहे थे, पहले 3 को स्टोर करते, फिर 2 को, फिर 1 को। लेकिन सिक्वेंशियल में वो सीक्वेंस में स्टोर होगा, यानी कि सॉर्टेड फॉर्म में, पहले 1 स्टोर होगा, फिर 2, फिर 3। रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन ए सॉर्टेड ऑर्डर बेस्ड ऑन द की फील्ड। ठीक है, यूज़फुल व्हेन डेटा इज़ फ्रीक्वेंटली प्रोसेस्ड इन ऑर्डर। ये जब यूज़ होता है जब जो डेटा है हमें फ्रीक्वेंटली यूज करना हो उसका, यानी कि ऑर्डर में यूज़ करना हो, तो हम सिक्वेंशियल का, यानी कि हमें कोई पहले हमें डेटा को शॉर्ट करना है फिर स्टोर करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, सिक्वेंशियल का यूज़ करते हैं। थर्ड आता है हैश्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या यूज़ करता है, एक हैश फंक्शन यूज़ करता है। किस लिए, हैश फंक्शन के थ्रू उसकी लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए कि हमारा रिकॉर्ड जो है किस लोकेशन पे स्टोर है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हैश फंक्शन का। यूजेज ए हैश फंक्शन टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ ए रिकॉर्ड। प्रोवाइड्स फास्ट डायरेक्ट एक्सेस फॉर सर्च, इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन। अगर हमें सर्चिंग करनी हो, इंसर्ट करना हो या डिलीट ऑपरेशंस करने हो, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, हैश फाइल का। क्यों, क्योंकि ये
फास्ट एक्सेस करता है, फास्ट और डायरेक्ट एक्सेस करता है। तो यह अभी हमने पढ़ा फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइल डायरेक्टरीज़, कि फ़ाइल की डायरेक्टरीज़ के बारे में पढ़ना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। ए फाइल डायरेक्टरी इज ए स्ट्रक्चर यूज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज फाइल्स इन ए स्टोरेज डिवाइस। फाइल डायरेक्टरी क्या है, ये क्या करता है, ये एक स्ट्रक्चर होती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है अपनी फाइल्स को स्टोर, ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के लिए। ठीक है, हम फाइल डायरेक्टरी का यूज़ करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर अप्रोच है जो कि डेटा को या हमारे फाइल्स को ऑर्गेनाइज करती है और मैनेज करती है। इट मेंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन, साइज, नेम एंड टाइप ऑफ ईच फाइल। ये क्या मेंटेन करती है, इसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि हमारी फ़ाइल कहाँ पे लोकेट है, यानी कि उसकी लोकेशन, उसका साइज़, कितने साइज़ की वो फ़ाइल है, फ़ाइल का क्या नेम है और फाइल का क्या टाइप है। ये चारों इन्फॉर्मेशन, लोकेशन, साइज़, नेम और टाइप की इन्फॉर्मेशन फाइल डायरेक्टरीज़ के पास होती है। ठीक है, और ये हमने समझ लिया फाइल डायरेक्टरीज़। अब टाइप्स क्या क्या होते हैं फाइल डायरेक्टरीज़ के, तो हमारे मेनली कितने टाइप्स हैं, 5। सबसे पहले सिंगल लेवल होती है, फिर 2 लेवल होती है, देन ट्री स्ट्रक्चर्ड, एसाइक्लिक ग्राफ एंड जनरल ग्राफ। सिंगल, 2, ट्री, एसाइक्लिक एंड जनरल। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सिंगल लेवल डायरेक्टरी, सिंगल लेवल डायरेक्टरी का मतलब है जितनी भी फाइल्स हैं ना वो हमारी एक ही डायरेक्टरी में स्टोर हैं, और अगर ये एक ही डायरेक्टरी में स्टोर है तो हमें इम्प्लीमेंट करना इजी है, तो इजी टू इम्प्लीमेंट। सपोज़ हमारे पास रूट डायरेक्टरी है, तो रूट के अंदर ही सारी स्टोर होंगी। फाइल 1 भी रूट के अंदर होगी, फाइल 2 भी रूट के अंदर होगी, फाइल 3 भी, यानी कि एक ही डायरेक्टरी के अंदर, रूट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी फाइल्स एक ही डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होंगी, उसको बोलते हैं सिंगल लेवल डायरेक्टरी। 2 लेवल डायरेक्टरी क्या होता है, सब सेपरेट डायरेक्टरी होती है हर यूज़र की, सेम फाइल नेम्स मतलब सेपरेट हो गई। तो पहले एग्जांपल समझते हैं, जैसे रूट डायरेक्टरी, तो यूज़र 1 के लिए अपनी डायरेक्टरी वो अलग यूज़ करेगा और यूज़र 2 अपने फाइल्स के लिए अलग डायरेक्टरी यूज़ करेगा। तो ये क्या होती है, 2 लेवल डायरेक्टरी होती है। सेम फाइल नेम्स अलाउड फॉर डिफरेंट यूज़र। सपोज यूज़र 1 ने अपनी फ़ाइल का नेम फाइल ए रखा, फाइल बी रखा, तो यूज़र 2 को भी अलाउड है कि वो अपनी फ़ाइल का नेम फाइल ए और फाइल बी रख सकता है 2 लेवल के अंदर। क्यों, क्योंकि डायरेक्टरी दोनों की अलग अलग है, इसकी यूज़र 1 है और इसकी यूज़र 2 है। ठीक है, ये हमने पढ़ा 2 लेवल। सिंगल लेवल तो इजी था कि एक डायरेक्टरी के अंदर ही सारी फाइल्स होंगी। 2 लेवल में अपनी अपनी डायरेक्टरी क्रिएट कर सकता है यूज़र और फाइल नेम भी सेम रख सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी की। ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी क्या होती है, ये हियरार्किकल स्ट्रक्चर होती है, मतलब ट्री की फॉर्म में बिल्ड होती है। क्योंकि क्या कर सकते हैं हम, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर कितनी भी डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। अलाउज ग्रुपिंग ऑफ फाइल्स इनटू सब डायरेक्टरीज, इसमें हम ग्रुपिंग कर सकते हैं फाइल्स का। ठीक है, ईजी फाइल सर्चिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ईजी होता है फाइल को सर्च करना और ऑर्गेनाइज करना। सपोज ये रूट है, एक डायरेक्टरी हो गई, इसने अपनी अलग डायरेक्टरी बनाई बीन, फिर यूज़र 1 ने अपनी डायरेक्टरी बनाई और उसकी भी सब डायरेक्टरी है यूज़र की डॉक्स और इमेजेस, और उसके अंदर अपनी फाइल्स होंगी अलग अलग। ऐसे ही यूज़र 2 ने अपनी डायरेक्टरी बनाई म्यूज़िक, म्यूज़िक के अंदर अलग फाइल्स होंगी। तो ये क्या है, एक ट्री की फॉर्म में स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है जिसमें ग्रुपिंग होती है फाइल्स की, और सब डायरेक्टरीज़ में क्या होती हैं, क्रिएट होती हैं। ठीक है, फिर 4th पढ़ते हैं एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी। एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी क्या है, इसमें साइकिल की फॉर्म क्रिएट होती है, यानी कि अलाउ शेयरिंग ऑफ फाइल्स और डायरेक्टरीज थ्रू लिंक। इसमें लिंक के थ्रू हम शेयर कर सकते हैं फाइल्स को या सर्च कर सकते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, लिंक के थ्रू। ए फाइल डायरेक्टरी कैन अपीयर इन मल्टीपल प्लेसेस, एक फाइल या डायरेक्टरी मल्टीपल प्लेसेस पे क्या हो सकती है, अपीयर हो सकती है। नेक्स्ट है 5th जनरल ग्राफ डायरेक्टरी। जनरल ग्राफ डायरेक्टरी क्या है, ये भी एसाइक्लिक ग्राफ की तरह ही होती है, लेकिन ये भी साइक्लिक को क्या करती है, साइकिल को अलाउ करती है। ये कॉम्प्लेक्स होती है, और किससे, एसाइक्लिक से। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सी होती है, जनरल ग्राफ डायरेक्टरी। और इसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, गार्बेज कलेक्शन की ज़रूरत होती है, ताकि जो है ये अनयूज्ड फाइल को मैनेज कर सकें। कॉम्प्लेक्स एंड नीड्स गार्बेज कलेक्शन टू मैनेज अनयूज्ड फाइल्स। डायरेक्टरी ऑपरेशंस की क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, सेम वही क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टरी को, मेक ए न्यू डायरेक्टरी और फाइल, उसके बाद डिलीट कर सकते हैं किसी भी एक डायरेक्टरी को, अपनी फाइल या फाइल को रिमूव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, अपनी फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं, मतलब लिस्ट यानी कि शो कर सकते हैं अपना कंटेंट, एंड देन ट्रैवर्स यानी कि गो थ्रू कर सकते हैं डायरेक्टरीज़ को और सब डायरेक्टरीज़ को।
अब हम पढ़ते हैं फ़ाइल शेयरिंग कि फ़ाइल शेयरिंग क्या होता है। तो फ़ाइल शेयरिंग का मतलब क्या है कि हम सेम फाइल को मल्टीपल यूज़र्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब फ़ाइल शेयरिंग अलाउज मल्टीपल यूज़र्स और प्रोसेसेस टू एक्सेस द सेम फाइल। मल्टीपल यूज़र्स हैं, वो सेम फाइल को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कोलैबोरेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट। ये इंपॉर्टेंट होती है कोलैबोरेशन के लिए, अगर हमें रिसोर्स को मैनेजमेंट करना उसके लिए, और मल्टी यूज़र के लिए। सपोज़ एक यूज़र ए है, यूज़र बी है। यूज़र बी और यूज़र ए को एक ही फ़ाइल की नीड है, तो वो दोनों एक ही फ़ाइल को शेयर कर सकते हैं, यानी कि यूज़र भी उस फाइल को एक्सेस कर सकता है और यूज़र बी भी उस फाइल को एक्सेस कर सकता है। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज़ 2 यूज़र्स आर वर्किंग ऑन ए ग्रुप प्रोजेक्ट। 2 यूज़र हैं, वो एक ग्रुप प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। दे कैन बोथ रीड ए शेयर डॉक्यूमेंट स्टोर्ड ऑन ए सर्वर। दोनों रीड कर रहे हैं जो कि दोनों को शेयर किया गया है, यानी कि टीम की तरफ से दोनों को एक फ़ाइल है, एक डॉक्यूमेंट है, वो क्या किया गया है, शेयर किया गया है, दोनों उसको रीड कर रहे हैं। इफ़ वन यूज़र एडिट्स इट, अगर एक यूज़र एक टाइम पे उसको एडिट कर रहा है तो जो सिस्टम है वो लॉक कर देगा फ़ाइल को। क्यों लॉक कर देगा? ताकि जो अदर यूज़र है वो उसको एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे एडिट ना कर सके, ठीक है। ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है डेटा लॉस। फ़ाइल शेयरिंग का एग्जांपल ये हम लिख के आ सकते हैं अपने वर्ड्स में। अब हम पढ़ते हैं मोड्स क्या क्या होते हैं फ़ाइल शेयरिंग के। फ़ाइल शेयरिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। रीड ओनली शेयरिंग मतलब ऐसी फ़ाइल शेयर कर सकते हैं जिसमें सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट शेयर करा, उसमें हम क्या कर रहे हैं, बस रीड कर रहे हैं। उसके बाद आता है रीड राइट शेयरिंग। रीड राइटिंग शेयरिंग का मतलब क्या, हम रीड कर रहे हैं एंड देन उसमें हम कुछ चेंजेस, अगर हमें वो मॉडिफाई करनी है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो रीड ओनली मल्टीपल यूजर्स कैन ओपन एंड रीड द फाइल। सपोज मैं अपने नोट्स जब अपलोड करूँगी तो सभी लोग उसको रीड कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया, वो रीड ओनली शेयरिंग हो गई, यानी कि सिर्फ रीड कर सकते हैं। मल्टीपल यूज़र्स एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि मल्टीपल यूज़र्स आ रहे हैं और वो उसको रीड कर रहे हैं। नो वन कैन मॉडिफाई इट, तो कोई भी लोग मेरी जो मैंने नोट सेंड करे हैं उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। लेकिन रीड राइट शेयरिंग में ऐसा होता है कि मल्टीपल यूज़र्स रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर उसमें कोई मॉडिफाई करना है तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फाइल शेयरिंग। फ़ाइल शेयरिंग के टाइप्स, ये हमने मोड्स पढ़े थे। फ़ाइल शेयरिंग के टाइप्स क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, लोकल शेयरिंग और नेटवर्क फाइल शेयरिंग। लोकल शेयरिंग में क्या होता है, फाइल शेयर्ड अमंग यूज़र्स ऑन द सेम सिस्टम। लोकल शेयरिंग का मतलब है जो हमारी फाइल्स हैं वो शेयर्ड हो रही हैं एक ही सिस्टम पे। मल्टी यूज, जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, मल्टी यूज़र लॉगिन ऑन लिनक्स, यानी कि मल्टीपल यूज़र्स जो है वो लॉगिन कर रहे हैं लिनक्स पे। ये किसका एग्जांपल हो गया, लोकल शेयरिंग का। अब हम पढ़ते हैं नेटवर्क फाइल शेयरिंग। नेटवर्क फाइल शेयरिंग में क्या है, फाइल्स एक्सिस्ट ओवर द नेटवर्क, यानी कि वो नेटवर्क पे अपलोड हो गई और अब वहाँ से हमें क्या करनी है, वो एक्सेस करनी है, ठीक है। फाइल्स जो हैं वो हमें नेटवर्क से एक्सेस करनी है। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, नेटवर्क फाइल सिस्टम के यूज इन यूनिक्स। नेटवर्क फाइल सिस्टम का यूज़ करते हैं हम यूनिक्स में, सर्वर मैसेज ब्लॉक का यूज़ करते हैं विंडोज़ में। तो ये इसके एग्जांपल हैं। लोकल मतलब एक ही सिस्टम पे फ़ाइल को शेयर करना, लेकिन नेटवर्क फाइल शेयरिंग क्या होती हैं, फाइल्स जो हैं वो नेटवर्क से शेयर होती हैं, यानी कि मल्टीपल यूज़र जो हैं उसको शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़, यानी कि जब हम फाइल को क्रिएट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या क्या इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। वाइल इम्प्लीमेंटिंग ए फाइल सिस्टम, जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं फाइल सिस्टम को तो जो OS डिज़ाइनर्स हैं उनको सेवरल चेंजेस क्रिएट होते हैं और इश्यूज़ टू एंश्योर इफ़िशिएंट, रिलायबल एंड सिक्योर फाइल हैंडलिंग। तो उनको इश्यूज़ होते हैं, उनको क्या करना है, उन इश्यूज़ से को रिमूव करना है ताकि वो इफ़िशिएंट, रिलायबल और सिक्योर फाइल को यूज़र तक पहुंचा सकें। तो हम इसके क्या पढ़ते हैं, इसके इश्यूज़ पढ़ते हैं, प्रॉब्लम पढ़ते हैं और फिर उनके सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या इश्यूज़ हैं और उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले आता है डिस्क स्पेस मैनेजमेंट। डिस्क स्पेस मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्या आती है, ये कहता है कि हम हाउ टू स्टोर फाइल्स इफ़िशिएंटली और डिस्क विदाउट वेस्टिंग स्पेस। हम डिस्क में अपने कैसे फ़ाइल को स्टोर करें, यानी कि डिस्क के अंदर हमें फ़ाइल स्टोर करनी है, वो कैसे स्टोर करें बिना स्पेस को वेस्ट करें। ये प्रॉब्लम आ रही थी जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे फाइल सिस्टम को। तो ये पहली प्रॉब्लम थी, क्या थी कि हम हाउ टू स्टोर फाइल्स इफ़िशिएंटली ऑन डिस्क विदाउट वेस्टिंग स्पेस। हम डिस्क में कैसे अपनी फाइल्स को स्टोर करें इफ़िशिएंटली विदाउट वेस्टिंग स्पेस,
यानी कि स्पेस को वेस्ट करें। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, या तो हम कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन कर सकते हैं, या लिंक लिस्ट एलोकेशन कर सकते हैं, या इंडेक्स्ड एलोकेशन कर सकते हैं। ये 3 इसके सॉल्यूशंस हैं, यानी कि कॉन्टिग्यूअस यानी कि कंटिन्यूसली स्टोर करते जा रहे हैं, या फिर लिंक लिस्ट के थ्रू, या इंडेक्स यानी कि हमें इंडेक्स मिल गया उसके थ्रू हम एलोकेट कर रहे हैं। सेकंड आता है फाइल एक्सेस मेथड। फाइल एक्सेस मेथड में क्या प्रॉब्लम आती है, हाउ फाइल शुड बी एक्सेस सिक्वेंशली और रैंडमली, यानी कि जो हमारी फाइल्स हैं वो कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, सिक्वेंसली या फिर रैंडमली, यानी कि हमें फ़ाइल एक्सेस करनी है। तो अभी हमने उसके मेथड पढ़े थे। ये भी एक प्रॉब्लम आई थी जब हम फाइल को इम्प्लीमेंट कर रहे थे फाइल सिस्टम को, तो एक प्रॉब्लम आई थी कि हम फाइल्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसकी 3 बताया था मैंने सॉल्यूशन क्या क्या है, या तो हम सिक्वेंशली एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि सीक्वेंस में उसको एक्सेस कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। थर्ड आता है फ्री स्पेस मैनेजमेंट। अगर हमारे पास फ्री स्पेस बच गया तो हम उसको कैसे इफ़िशेंटली यूज़ कर सकते हैं। तो इसके मेथड क्या क्या हो सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हम बिट मैप का यूज़ कर सकते हैं, लिंक लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, या ग्रुपिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके सॉल्यूशन है। फोर्थ आता है फाइल नेमिंग एंड डायरेक्टरी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि हम फाइल नेम्स, हाउ टू मैनेज फाइल नेम्स एंड पाथ्स इन डायरेक्टरीज, हम कैसे फ़ाइल नेम प्रोवाइड करा सकते हैं और पाथ प्रोवाइड करा सकते हैं अपनी डायरेक्टरीज़ में। तो एक ये प्रॉब्लम थी, मेन 3 ये प्रॉब्लम थी। फोर्थ ये भी प्रॉब्लम आई, ये भी इशू आया जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे कि हम अपनी फ़ाइल को नेम या डायरेक्टरी कैसे प्रोवाइड कराएं, ठीक है। तो ये हमारे फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन इशूज़ थे। अब हमारा टॉपिक आता है फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ये लास्ट टॉपिक है कि हमारी जो फाइल सिस्टम है हम उसको प्रोटेक्ट या सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन। फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन refers to the methods and mechanism used to prevent unauthorized or incorrect access to files and directories। प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं कि जो हमारा ये क्या कराता है कि ये प्रिवेंट करेगा कि जो अनऑथराइज्ड यूज़र है या फिर कोई इनकरेक्ट एक्सेस लेना चाह रहा है डायरेक्टरीज़ का और फाइल्स का, उसको हम उससे कैसे प्रोटेक्ट करें। इट एंश्योर्स दैट ओनली ऑथराइज्ड यूज़र्स एंड प्रोग्राम्स कैन एक्सेस और मॉडिफाई डेटा। ये एंश्योर करता है कि जो ऑथराइज्ड पीपल हैं वही प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सकें या मॉडिफाई कर सकें, जिनके पास ऑथराइज नहीं है, यानी कि जो अनऑथराइज्ड यूज़र्स हैं वो एक्सेस ना कर सकें। और फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन, हमें फाइल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, ताकि हम लीकेज से और डेटा थेफ्ट से प्रिवेंट कर सकें, ठीक है, अपने डेटा को चोरी होने से और लीकेज से प्रिवेंट कर सकें। अवॉइड अनऑथराइज्ड डिलीशन, ताकि जो भी अनऑथराइज्ड पीपल हैं हमारे डेटा को डिलीट ना कर सकें, इसीलिए हमें फ़ाइल सिस्टम प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, यानी कि अपनी फ़ाइल को प्रोटेक्ट करने की। तो कुछ मैकेनिज़्म होते हैं कॉमन, मतलब कुछ मैकेनिज़्म होता है जो की प्रोटेक्शन में यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल ऐसा मैकेनिज़्म है, ये बताता है कि जो हमारे ऑथराइज्ड यानी कि राइट पीपल हैं वही एक्सेस ले, जिनको परमिशन ग्रांट है सिर्फ वही एक्सेस करें। ये पहला मैकेनिज़्म है प्रोटेक्शन का कि एक्सेस कंट्रोल, यानी कि जिसको एक्सेस दिया गया है वही, जिसको परमिशन दी गई है वही उस फाइल को एक्सेस कर सके। ईच फाइल इज एसोसिएटेड विद एक्सेस राइट्स, यानी कि हर फाइल को एक्सेस परमिशन दी जाए कि इसको कौन कौन लोग एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस कैन बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन, एक्सेस हम किस किस बेस पे दे सकते हैं, यूज़र के बेस पे, यानी कि जो यूज़र है उसके बेस पे ग्रुप है, यानी कि अगर टीम में है तो हम ग्रुप्स में दे सकते हैं कि इस टीम को मुझे एक्सेस देना है। अदर्स, या फिर अदर्स में कोई अलग पीपल आ गए, जैसे प्राइवेट डेटा है हमारा तो हमने वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया पब्लिकली, तो उसमें क्या आ गया एक्सेस कंट्रोल में। अब आता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, यानी कि ACL। फिर इसमें क्या होता है, ए लिस्ट अटैच टू ईच फाइल फोल्डर, एक लिस्ट अटैच होती है हर फाइल से फोल्डर से, जो बताती है कि उस फाइल को कौन एक्सेस कर सकता है। लिस्ट दे दी मैं, यानी कि हमारे पास एक लिस्ट बना दी, वो लिस्ट उस फाइल से अटैच कर दी, वो बताएगी कि कौन उस फाइल को एक्सेस कर सकता है, हु कैन एक्सेस द फाइल, व्हाट ऑपरेशंस दे कैन परफॉर्म, कौन कौन से ऑपरेशंस वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड आता है यूज़र ऑथेंटिकेशन, यानी कि ये एंश्योर कराएगा कि जो ऑथराइज्ड यूज़र्स हैं वही उस फाइल को एक्सेस कर सकें, ठीक है। यूज़र ऑथेंटिक, सपोज़ हमें फेसबुक पे आईडी बनाई है तो हम ऑथेंटिकेशन का मतलब है हमें उस पर अपना यूज़र का अपना नेम डालना और पासवर्ड डालना है। अगर वो ऑथराइज्ड हो गया
तो तभी वो उसको एक्सेस कर सकता है, यानी कि अपनी प्रोफाइल पे विजिट कर सकता है। तो यूजेस यूज़र आईडी एंड पासवर्ड फॉर लॉगिन। तो यूज़र ऑथेंटिकेशन में पासवर्ड और आईडी की ज़रूरत होती है, तभी हम लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ आता है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन में क्या होता है, ये कन्वर्ट कर देता है फाइल डेटा को अनरीडेबल फॉर्म में। क्या कर देता है एनक्रिप्शन, कन्वर्ट कर देता है फाइल डेटा को अनरीडेबल फॉर्म में, ताकि जो यूज़र्स हैं वो उसको रीड ना कर सके, क्योंकि अब वो अनरीडेबल फॉर्म में आ गया तो अब उसको क्या है, यूज़र्स रीड नहीं कर पाएंगे। इवन इफ़ एक्सिस्ट डेटा कैन नॉट बी अंडरस्टैंड विदाउट द की। अगर वो डेटा एक्सिस्ट भी कर लिया, सपोज़ वो डेटा एक्सेस हो गया, लेकिन जब तक उसके पास वो की नहीं है तब तक वो उस डेटा को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि ये है क्या डेटा में। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुका है अनरीडेबल फॉर्म में। तो अगर किसी ने वो डेटा एक्सेस कर भी लिया तो वो समझ नहीं पाएगा बिना की के कि डेटा है क्या। तो हमारा एक, हम सिंपली लैंग्वेज में समझते हैं कि फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन जो है वो इक्वल्स टू होता है सेफ्टी के प्लस प्राइवेसी के प्लस कंट्रोल्ड एक्सेस के। तो अगर हम इस लाइन को लिख के आएंगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा और थोड़ा ये लगेगा कि हाँ कि नॉलेज है। तो हम लिख के आएंगे क्या, फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन इक्वल्स टू सेफ्टी प्लस प्राइवेसी प्लस कंट्रोल्ड एक्सेस। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं सेफ्टी। तो एंड अपनी हमारी यूनिट 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग।